नमस्कार। आज हम 2025 के ईरान इजराइल संघर्ष पर जो ताज़ा जानकारी है उस पे गहराई से बात कर रहे हैं। जी। ये एक तरह से कहें तो अप्रत्याशित हमला था और फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाइयों की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो गई। बिल्कुल। बहुत तेजी से चीजें बदलीं। हाँ। हमारे पास इस पर कई रिपोर्टें हैं, विश्लेषण है। इनमें घटनाओं का क्रम, उसकी पृष्ठभूमि और दुनिया भर से क्या प्रतिक्रियाएं आईं, इसका जिक्र है। हाँ। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के आधार पर इस जटिल और तेजी से बदलते घटनाक्रम के मुख्य पहलुओं को समझें। क्या कारण रहे, क्या तात्कालिक नतीजे हुए। सही। चलिए देखते हैं क्या जानकारी है। तो शुरुआत हुई 13 जून 2025 को, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। ईरान के कई ठिकानों पर अचानक हवाई हमले। हाँ, और खबरों के मुताबिक निशाने पर थे ईरान के टॉप सैन्य नेता, परमाणु और सैन्य ठिकाने, यहाँ तक कि एयर डिफेंस सिस्टम भी। और ईरान ने भी फौरन जवाब दिया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड नाम से इजराइल के सैन्य ठिकानों और शहरों पर मिसाइलें दागी, ड्रोन भेजे। जी, और ये जो हमले का वक्त था वो बहुत कुछ कहता है। हाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान परमाणु समझौते के लिए एक डेडलाइन दी थी। वो खत्म होने के ठीक एक दिन बाद यह हमला हुआ। अच्छा। और लगभग तभी आईएए मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट आई। पहली बार 20 साल में कहा गया कि ईरान अपने परमाणु दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। तो ये महज संयोग नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दशकों पुरानी जो दुश्मनी है वो अब एकदम से सीधा टकराव बन गई है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम तो हमेशा से इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता रहा है। और 2024 में भी तो सीधी झड़पें हुई थी शायद। हाँ, 2024 में हुई थी। उसके बाद ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है। इन इजरायली हमलों का असर क्या रहा? रिपोर्ट्स में काफी गंभीर बातें कही जा रही हैं। हाँ, असर गंभीर है। कई ईरानी सैन्य कमांडर मारे गए हैं। आईआरजीसी मतलब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े नेता और टॉप के परमाणु वैज्ञानिक भी। और परमाणु ठिकानों का क्या? नतांज, इस्फहान का जिक्र है। जी, नतांज परमाणु स्थल का जो ऊपरी हिस्सा है और इस्फहान की यूरेनियम बदलने वाली फैसिलिटी, वहां नुकसान की खबरें हैं। हमलों में F-35 जैसे फाइटर जेट्स और मोसाद की भूमिका की भी बात है। हाँ, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। और ईरानी सूत्रों के हवाले से 200 से ज्यादा आम नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। बिल्कुल। और जवाब में ईरान ने भी पीछे हटकर नहीं देखा। सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। और इजराइल की तरफ क्या नुकसान हुआ? इजरायली सरकार के अनुसार करीब 24 नागरिक मारे गए हैं और रिहायशी इमारतों, एक यूनिवर्सिटी और यहाँ तक कि बीरशेबा के सोरोका अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। अस्पताल को भी? जी। और ईरान समर्थित जो हूती समूह है यमन में, उन्होंने भी मिसाइलें दागी। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम वगैरह, उसे बहुत मजबूत माना जाता है। हाँ, काफी अभेद्य माना जाता है। लेकिन कुछ ईरानी मिसाइलें उसे भेदने में कामयाब रहीं, जैसे तेल अवीव में मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास गिरी और फिर सोरोका अस्पताल पर भी हमला हुआ। अच्छा, मतलब उनकी डिफेंस भी पूरी तरह से रोक नहीं पाई। हाँ, कुछ मिसाइलें निकल गईं। और आज 19 जून है, तो क्या ये हमले अभी भी जारी हैं? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले जारी हैं, बल्कि कई और सीनियर ईरानी कमांडरों के मारे जाने की खबरें आई है। जैसे कि मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी और आईआरजीसी चीफ हुसैन सलामी, ये बहुत बड़े नाम हैं। ओह, और परमाणु वैज्ञानिकों की संख्या भी बढ़ी है क्या? हाँ, वो आंकड़ा भी बड़ा है। और इजराइल तो अब दावा कर रहा है कि उसने तेहरान के ऊपर हवाई बढ़त हासिल कर ली है। हवाई बढ़त मतलब एयर सुपीरियॉरिटी? जी, और कई मिसाइल लॉन्चर्स और उनके प्रोडक्शन साइट्स को नष्ट करने की बात भी कही है। ये तो मामला बहुत बढ़ गया है। और इसमें परमाणु पहलू कितना अहम है? परमाणु पहलू ही शायद सबसे अहम है। देखिए, ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो कि हथियार बनाने के काफी करीब है। हाँ, वेपन ग्रेड होता है करीब 90%, तो 60% काफी नजदीक है। हालांकि ईरान हमेशा यही कहता है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है। और आईएए क्या कहता है इस पर? आईएई के डायरेक्टर जनरल ने हाल में कहा कि उनके पास ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ईरान व्यवस्थित तरीके से हथियार बना रहा है। लेकिन स्थिति जाहिर संवेदनशील तो है ही। और दूसरी तरफ इजराइल? दूसरी तरफ ये माना जाता है कि इजराइल के पास अघोषित परमाणु हथियार हैं, तो ये चीज स्थिति को और भी पेचीदा बना देती है। बिल्कुल। अच्छा, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही हैं? जाहिर है बटी हुई होंगी। हाँ, बिल्कुल बटी हुई हैं। कई इस्लामिक देश, रूस, चीन, इन्होंने इजरायली हमलों की निंदा की है। और दूसरी तरफ अमेरिका, जर्मनी और कुछ ईरानी विपक्षी समूहों ने इजराइल का समर्थन किया है। और बाकी पश्चिमी देश, यूएन? कई पश्चिमी देश और यूएन ने संयम बरतने की अपील की है,
जबकि G7 देशों ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का क्या रुख है? ऐसी भी खबरें हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। क्या कूटनीति की कोई गुंजाइश दिख रही है? बातचीत की कोशिशें? कुछ अपुष्ट खबरें हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने ओमान और कतर के जरिए अमेरिका से संपर्क साधने की कोशिश की है। किस लिए? हमलों को रोकने के लिए? शायद हमलों को रोकने और परमाणु बातचीत फिर से शुरू करने के लिए, लेकिन ये अभी पक्का नहीं है। और जमीनी हालात, मतलब आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? असर तो बहुत ज्यादा है, दोनों देशों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। उड़ानें रद्द हो रही हैं, ईरान में इंटरनेट में दिक्कतें आ रही हैं और पूरी दुनिया में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे दशकों की जो प्रॉक्सी लड़ाई थी वो अब एक खतरनाक सीधे टकराव में बदल गई है। हमले हो रहे हैं, जवाबी हमले हो रहे हैं, अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। सही कहा। बात यही है कि प्रॉक्सी युद्ध अब सीधा संघर्ष है और इसमें परमाणु महत्वाकांक्षाएं एक बहुत ही विस्फोटक भूमिका निभा रही है। और दुनिया बटी हुई है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बटा हुआ है और आगे क्या होगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है। स्थिति लगातार बदल रही है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि क्या ये मध्य पूर्व में अस्थिरता का एक नया और ज्यादा खतरनाक अध्याय शुरू हो गया है? और क्या बड़ी ताकतों के दखल के बिना इसे संभाला जा सकता है? यही बड़ा सवाल है। और इस पूरे टकराव का परमाणु अप्रसार की जो वैश्विक व्यवस्था है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये तो शायद भविष्य ही